जरदारी ने वसीम अकरम से क्या सीखा। तकरीबन 6 साल बाद इलेक्शन हो रहे थे। उम्मीद थी कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी, लेकिन हमेशा की तरह गलत निकले। और अब तो इलेक्शन के बाद मजीद हालात बिगड़ गए हैं। इलेक्शन से पहले जो मंजरनामा था, इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन हर एक के जहन में अपना अपना नाम होगा। सियासतदानों से बात करें, अपनी मेहनत करें और आवाम के भरोसे अपने पांव पर खड़े हों। सियासतदान कहते हैं, अगर कोई अपने पांव पर खड़ा हो जाए तो धांधली हो जाती है। अब हालत यह है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है, हम जमहूरियत के लायक हैं भी या नहीं। आप सब कहेंगे क्यों नहीं। अगर दुनिया के दीगर 200 मुल्क में जमहूरियत चल रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। सिर्फ इस साल 62 मुल्कों में इलेक्शन होने हैं। मजे की बात है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन जीता कौन हारा। पीटीआई वाले कहते हैं जितने आजाद जीते हैं वो सब पीटीआई के हैं। नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी तो उस वक्त उनके पास 70-80 सीटें थी और हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार हैं। पीपल्स पार्टी तो नून लीग से भी पीछे थी और जरदारी साहब ने कह दिया बिलावल वजीर आजम होगा। मजे की बात है कि आजाद उम्मीदवारों की तादाद 100 से जायद है और अगर इन्हें आज़ादी के साथ नई पार्टी बनाने दी जाए और इन्हें खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएं तो वो बगैर किसी मदद के खुद हुकूमत बना सकते हैं। यूं मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को बड़ी लीड से शिकस्त दी है। अब इसका हल ये निकाला गया है कि आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जाए। इनमें से अक्सर नून लीग की तरफ रुख कर रहे हैं। इन आज़ाद उम्मीदवारों को नजर आ रहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ की पार्टी की ही बनेगी, चाहे इनके पास हाउस में 50 सीटें ही क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी का चांस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि वो खुद सदर बन जाएं। गिलानी साहब या राजा परवेज अशरफ को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर बनवा दें। बिलावल वजीर खारजा लग जाएं और दर्जन भर वजारतें पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल जाएं। 40-50 सीटों के साथ इससे बड़ा सियासी सौदा क्या हो सकता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो लोग जरदारी की इस पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि उन्होंने पंजाब में पार्टी नवाज शरीफ से मसालेहत के चक्कर में डबो दी, वो एक अहम नुक्ते पर गौर नहीं करते। जरदारी साहब ने 2008 के बाद यह फैसला कर लिया था कि अब उन्होंने पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं करनी। अगर बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी वो सूबे पंजाब में वोट लेकर हुकूमत नहीं बना सके थे तो फिर मान लें कि पार्टी अब पंजाब से खत्म हो चुकी। हाँ, पंजाब में चंद पॉकेट जरूर थी जहां से कुछ पीपीपी उम्मीदवार अपने जोर पर इलेक्शन जीत लेते हैं। जरदारी मॉडल ये था कि 18वीं तरमीम लाई जाए और इसके जरिए सूबों को इतना खुद मुख्तार कर दिया जाए कि इन्हें मरकज की जरूरत ना रहे। हर सूबा एक तरह से मुल्क का दर्जा रखता हो। वही हुआ जब 2010 में तरमीम लाई गई और सूबों का एनएफसी शेयर बढ़ा दिया गया तो सिंध को औसतन 1000 अरब रुपए मिलने लगे। 15 सालों में औसतन 12 से 15,000 अरब सिंध ले चुका है। जरदारी और नवाज शरीफ में ये जबानी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध आपका, पंजाब हमारा। इसलिए ना जरदारी ने पंजाब में पार्टी को दोबारा उठाने की कोशिश की, ना नवाज शरीफ सिंध में दाखिल हुए। अभी देख लें, बिलावल ने लाहौर की हद तक शुगल लगाया लेकिन जरदारी साहब पंजाब से दूर रहे। नवाज शरीफ भी सिंध नहीं गए, ना वहां जलसे करने का इनका दिल किया। अब सवाल पैदा होता है कि पंजाब में पार्टी डबोने से जरदारी को क्या हासिल हुआ। जरदारी साहब समझ चुके हैं कि अब उन्होंने वसीम अकरम की तरह अपना बॉलिंग एक्शन तब्दील करके रन अप शॉट करके ज्यादा नताइज हासिल करने हैं। वकार यूनिस या शोएब अख्तर की तरह लंबा रन अप लेकर जोर लगाकर तेज बॉलिंग कराने का फायदा नहीं। शॉर्ट रन अप के साथ बॉलिंग भी बेहतरी करके स्विंग की मदद से काम चलाया जाएगा। ये फॉर्मूला वसीम अकरम के लिए भी कामयाब रहा था और जरदारी के लिए भी। जरदारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिंध से इन्हें 40-50 एमएनए की सीटें मिल जाती हैं। पंजाब से इक्का दुक्का रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ से भी मिल जाती है। गिलानी खानदान भी 1-2 सीटें निकाल लेता है। पोटोहार में राजा परवेज अशरफ सीट ले आते हैं, बस काफी है। ज्यादा सीटें लेकर क्या करना। यूं 50-55 सीटों के साथ वो असेंबली पहुंचते हैं जहां अक्सरियती पार्टी 100 से भी कम सीटें लेकर बैठी होती है। यूं हुकूमत बनाने के लिए इनकी सख्त जरूरत होती है। वो वहां बार्गेन करके अच्छी डील मार लेते हैं। बस ज्यादा का लालच नहीं करना, वजीर आजम की पोस्ट नहीं लेनी, बाकी सब कुछ मिल सकता है। फिर बात यही नहीं रुकती। सेनेट की सिंध से वो 15-20 सीटें निकाल लेते हैं और बलूचिस्तान में लेन देन करके वहां से भी वोट लेने का सीन पैदा हो जाता है। यूं एक दिन इस पोजीशन में आ जाते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को न सिर्फ इमरान खान हुकूमत में इस्लामाबाद की सेनेट सीट जितवा देते हैं बल्कि गिलानी साहब तकरीबन चेयरमैन सेनेट बन गए थे। अगर आखिरी लम्हे जरदारी जनरल फैज को खुश करने के चक्कर में अपने ही बंदे को 8 मशकूक वोटों से न हराते। यूं जरदारी को क्या पड़ी है कि वो पंजाब की सियासत करें। अगर वो पंजाब की सियासत किए बगैर बेटे को वजीर खारजा, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट, राजा परवेज अशरफ को स्पीकर कौमी असेंबली, अपनी पार्टी के दर्जन भर एमएनए को वजीर बनवा दें और खुद सदर पाकिस्तान की सीट पर बैठ जाए, इन हालात में अपना वजीर आजम लगवा कर क्या करना है। बिलावल अभी इंतजार कर सकते हैं। अभी दोबारा शहबाज शरीफ को वजीर आजम और डार को वजीर खजाना बनने दें। सऊदी, चीनी और फौज भी शहबाज शरीफ को पसंद करती है। जब पाकिस्तान तारीख की बदतरीन सियासी उथल पुथल और इंतशार का शिकार है, इमरान खान जेल में है, इनकी पार्टी वोट बैंक और जीती हुई सीटें चुराई जा रही हैं और हर तरफ से नारे बज रहे हैं, तो वो क्यों अपना सर ओखली में दें। अभी इसी साल पाकिस्तान को 27 अरब डॉलर्स की बैरूनी इमदाद का बंदोबस्त करना है। इसहाक डार ये करें। अभी इमरान खान की इशू को हैंडल करना है, धांधली के इल्जामात का भी सामना करना है।
2014 से भी बड़ी सियासी जंग शुरू होनी है तो इस वक्त बिलावल को एक साइड पर बैठकर फॉरेन ऑफिस चलाना चाहिए, दुनिया भर के दौरे करें, इदारों और शहबाज शरीफ को इमरान खान, पीटीआई वोटर्स और अदालतों और सबसे बढ़कर आलमी बरादरी से डील करने दें, जिन्होंने इलेक्शन की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए हैं। जरदारी साहब यकीनन पॉपकॉर्न खरीद कर ये नया सियासी सर्कस एंजॉय करेंगे। सब अहम ओहदे लेकर भी वो नाकामी का इल्जाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर धर देंगे, जैसे पहले 16 माह की पीडीएम हुकूमत के बाद धर दिया था कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाकामी थी, पीपल्स पार्टी की नहीं। जरदारी ने शायद हमारी क्रिकेट तारीख के बड़े बॉलर वसीम अकरम से यही सीखा। शॉर्ट रन अप और बॉलिंग टेक्निक के साथ शोएब अख्तर और वकार यूनुस से ज्यादा खतरनाक बनकर विकेटें ली जा सकती हैं।